सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, ये मानते हुए हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक था हमारा युगपत समीकरण, ठीक है। और उसमें हमने युगपत समीकरण क्या होती हैं और उनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हमने चीजें सीख ली थी। अब इसके कुछ युगपत समीकरण में कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन पर बेस क्वेश्चन आए हुए भी हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो यूपी टेट और सी टेट में आए हुए क्वेश्चन इस टाइप से। तो वो कंडीशन पढ़ लेते हैं कि कंडीशन क्या है। तो पहले आप कंडीशन नोट कर लो, उसके बाद पढ़ाते हैं। देखो कंडीशन ये है कि दो युगपत समीकरण लिख रहे हैं हम, a1x प्लस b1y बराबर c1, ठीक है। फिर है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मैंने आपको बताया था जो युगपत समीकरण होती है वो ax प्लस by इज इक्वल टू c की फॉर्म में होती है ना। या कई बार ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इस फॉर्म में भी हो सकती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो a1 क्या है, x का गुणांक है यानी x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, और c है कांस्टेंट यानी अचर पद। वैसे ही x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और c2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हमें तीन कंडीशन लिखनी है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2 अगर है, तो ये दो इक्वेशन नहीं होंगी, ये एक ही इक्वेशन होगी। और जब एक ही इक्वेशन होगी तो हमसे पूछ लेगा कि इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो जो इक्वेशन है उसके कितने कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब इसके कितने होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल ना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, ये चीज समझ में आ जाएंगी, बस अभी आप नोट करो। सेकंड कंडीशन है, देखो सेकंड कंडीशन है अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है ना। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी इक्वेशन के का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अभी मैं एक एक दो दो क्वेश्चन पर सॉल्व कराऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस अभी नोट कर लो आप लोग। अब अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ही नहीं है, अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है कि x और y का एक ही मान आएगा, x और y एक ही वैल्यू आएंगी इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सिंपल प्रैक्टिस कराऊंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलो इसको नोट करो। अब देखो नेक्स्ट ये लिखना है, मैं आपको इक्वेशन लिखूंगा, ऑप्शन वही चलते रहेंगे चारों के चारों, ठीक है। तो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है कोई हल नहीं,
अभी समझाऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा। कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बी है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा है अनंत हल, अनंत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज अबव, नोट ऑफ। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, मैंने इक्वेशन लिखी 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन लिखी 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, है ना। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब मैंने कहा कि अब आपसे कहेगा कि इन इन समीकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है a1, a2 और a3 कितने हैं। तो हमें पता है ये a1 है, ये a2 है, सॉरी ये b1 है और ये c1 है, और हमें पता है ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। a1, b1, c1, a2, b2 और c2। जब हमें ये पता चल गया a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है, उसके बाद हम रेशियो लेना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे a1 अपॉन a2। हमें कंडीशन ये देखनी है a1 अपॉन a2 कितना है। तो हम देखेंगे a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6। जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो a1 अपॉन a2 कितना आया 1 अपॉन 2। फिर हम देखेंगे b1 अपॉन b2 कितना है, तो b1 अपॉन b2 सॉल्व करेंगे। अब तो हमें पता है b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4। तो जब हम सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b1 अपॉन b2 कितना आया 1 अपॉन 2। अब हम c1 अपॉन c2 चेक करेंगे, c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10, है ना। ये सब चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2 आया। अब देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल है, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये तीनों इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशंस होती हैं उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल ऑप्शन यानी इसका सी हो जाएगा। अब अनंत हल का मतलब समझ लो, ऐसी कंडीशन में ये दो समीकरण नहीं है, ये एक ही समीकरण है। कैसे, अगर हम इस समीकरण को 2 से भाग कर दें, तो देखो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3x, प्लस 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2y, बराबर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5। ये तो दूसरी समीकरण थी, लेकिन पहली समीकरण भी यही है। इसका मतलब जब आपके पास एक इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल हैं x और y, है ना, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल के मान नहीं बता सकते, बताएंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि x है और y है, हमने कहा x का मान आप 0 रख लो, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का कितना आ जाएगा 2/5, यानी 5/2, सॉरी, तो y का मान हो जाएगा 5/2। x और y की अगर वैल्यू पता चल रही है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन आ रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। अब एक काम करो, आप y बराबर 0 रख दो। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/3, 5/3। अब आप x बराबर 1 रख दो। जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 5 - 3 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आप x बराबर 2 रख दो। जब x बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, उधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -1/2। तो ये वैल्यू तो जैसे जैसे आप x की रखते चले जाएंगे वैसे आपको
y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी अनंत हल होंगे। समझ में आया हम अनंत हल क्यों कह रहे हैं? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, चलिए इसको हटाते हैं, अब और इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग कीजिए। आप लोग कीजिए। देखो हमें चेक करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू चेक करनी है। चलिए करते हैं। अब आप डायरेक्ट ही कर लो, वैसे कंपेयर ही क्या करना, x के साथ यहाँ 1 है और x के साथ यहाँ 2 है, x के y के साथ यहाँ 1 है, y के साथ यहाँ 2 है, कांस्टेंट 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट 8 है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखना 4 4 4 दूनी 8, ये तो तीनों इक्वल आ गए। और जब हमें पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो जो इक्वेशन होती हैं उनके कितने हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। समझ आया? कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, मैं इक्वेशन लिखता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू है 5, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू है 9। ये थर्ड क्वेश्चन है एक तरह से आपका। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, करो आप लोग, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या रहेगा, करो चलो। चलिए देखो हम करेंगे तो a1/a2 करेंगे तो कितना जाएगा, 2/4, यह जाएगा -3/-6 है ना। हमें डिजिट भी माइनस यानी साइन के साथ लेनी है, और यह जाएगा 5/9, सॉरी 5/9। अब आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, और 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। और हमने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन बने तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कितने हल होंगे इक्वेशन के। तो आप लोग बताएंगे इस कंडीशन में होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कोई हल नहीं। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई हल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में लिखे हुए आएंगे कि ए ऑप्शन पर नो सॉल्यूशन होगा, बी पर यूनिक सॉल्यूशन, सी पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डी पर नन ऑफ दीज। ऐसा जरूरी नहीं है, हमें ऑप्शन देख के लगाने हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। अब हमने कहा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका क्या मतलब है। तो हम देखते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरी है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। हमने कहा ये दो इक्वेशन है हमारे पास।
अब हम x और y के मान निकालना चाह रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसका हल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हमने कल बताया था कि कोई एक कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। जैसे x का गुणांक यहाँ 2 है या 4 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये इक्वेशन हम नीचे लिख लेते हैं इसके, देखो कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। अब मुझे आप लोग एक बात बता दो कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसमें एक बार तो 4x माइनस 6y आया 9 और एक बार आया 4x माइनस 6y 10। तो ऐसी तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती कि सेम वैल्यू है और बार बार वो चेंज हो जाए, उनका आंसर चेंज हो जाए, नहीं हो सकती। तो देखो अगर हम यहाँ जोड़ेंगे मतलब यहाँ घटाएंगे, अगर हम घटा दें तो माइनस प्लस और माइनस, तो x से x कट गया, y से y कट गया। तो क्या 9 बराबर -10 या 9 बराबर 10 हो सकता है? भाई अगर हम यहाँ सोल्व कर दें तो ये 0 आया, बराबर कितना आया, 9 माइनस 10, है ना। 10 को अगर हम इधर ले आए तो क्या हम कह सकते हैं 10 बराबर 9 होगा? क्या ऐसी कंडीशन कोई है ना। तो ये तो मैथमेटिकल प्रूफ है ही नहीं कि 9 और 10 के बराबर है ना। इसलिए हम कह देते हैं कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी हल नहीं है। समझ आया? मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं जिससे कि आप याद रख सको। अगर आपके एग्जाम में देखो बहुत टाइम होता है, कई बार हम ऐसी चीजें होती हैं कि भूल जाते हैं इनका ऑर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 4 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन है हमारे पास और इन दो इक्वेशन में बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। अब आप डिसाइड करो कि कौन सा सही होगा, है ना। ये तो हटाई दूं मैं, देखो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है 3/6, फिर चेक करना है 5/10, फिर चेक करना है 7/9। आपको दिख रहा है कि 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो ये 1/2 और 1/2 ये तो इक्वल हो गए, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ 7/9। इसका मतलब कौन सी कंडीशन बनी, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर कितना आता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ठीक है, यानी इसका आ जाएगा ए ऑप्शन। समझ आया? कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो 5 है, नेक्स्ट 5 लिखो। यह 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और सेकंड है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारे पास पहली और दूसरी समीकरण दी हुई है, इक्वेशन है दोनों हमारे पास, और हमें वैल्यू बतानी है, मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, कि करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन है। चलिए हमने कहा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 चेक करते हैं। चलिए चेक करेंगे। अब मैं यहाँ लिखूं 5/4, कोफिशिएंट ही तो लिखते हैं 5/4, यहाँ हो गया 3/7 और ये हो गया 9/15। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है कि ये क्या दोनों, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसे चेक करने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप चेक ही मत करो। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है, कहने का मतलब है कि A1/A2
इज नॉट इक्वल टू है b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या कई बार वो कह सकता है एक हल, एक हल। ठीक है, वो कई बार आपको ऐसा भी लिख सकता है केवल एक हल या अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x और y की केवल एक एक वैल्यू आएंगी, यूनिक वैल्यू आएंगी। ऐसा नहीं है कि x की 2 वैल्यू आएंगी और y की 2 वैल्यू आएंगी, बिल्कुल भी नहीं। x की और y की केवल और केवल एक मान मिलेगा। और एक चीज और थोड़ा ध्यान दो मेरी बात पर, या तो x और y के केवल 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 और केवल आपको एक मान मिलेगा, या x और y का कोई भी मान नहीं मिलेगा, या फिर अगर x और y के मान मिलेंगे तो फिर इनफाइनाइट मिलेंगे। कभी भी 2, 3, 4 ऐसे वैल्यू नहीं मिलेंगी, मिलेंगे तो इनफाइनाइट मिलेंगे, या मिलेगा तो एक मिलेगा, या कोई भी इक्वेशन यानी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का कोई भी मान नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो एक मिलेगा या कोई भी नहीं मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 मिलेंगे, क्योंकि एक कोई ऑप्शन आपको ऐसा भी लिख सकता है 2 हल होंगे। ठीक, चलिए अच्छा, इस बात को अगर हम प्रूफ करें तो हमने इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखाया, चलिए हम यहाँ इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं है सर सॉल्व करने का, लेकिन फिर भी देखो हम क्या करेंगे, हमने कल आपको समझाया था कि x और y के जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वल कर लो। तो आप 4 से तो इसे मल्टीप्लाई करो, पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 पंजे 20x प्लस 4 तिया 12y बराबर 4 9 36 36। ये तो आई पहली इक्वेशन। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20x प्लस 5 सत्ते 35y इज इक्वल टू 15 पंजे 75 75। ये आई दूसरी इक्वेशन। बताइए अभी हमने क्या किया है, x के कोफिशिएंट बराबर कर लिए जिससे कि x हट सके। मैंने आपको कल ये बहुत अच्छे से चीज समझाई थी कि ये दोनों प्लस के साइन है तो हम माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 20x से 20x कैंसिल आउट हो जाएगा और 12y माइनस 35y लिख लेते हैं। चलो 12y माइनस के 35y इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस के 75। चलो 35 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23y, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ भी माइनस का आ जाएगा 15 6 9 और 6 3 3 माइनस के 39, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 39/23। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, तो y की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में रख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y, तो 3 इंटू y के प्लेस पर हम 39/23 रख लेते हैं बराबर 9। अब 5x इक्वल टू इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 9 माइनस 39 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 27 3 3 9 तो 11 117/23। 23 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 23 एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा 9 3 27 9 दूनी 18 और 2 20 माइनस 117। सॉल्व करेंगे 7 में 7 क्या है 0 और 10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो 90/23 और हमें पता है 5 से भाग कर सकते हैं 18 बार, तो जो x का मान आएगा यहां से वो कितना आएगा 18/23 यानी 18/23। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ केवल x और y का एक ही वैल्यू मिली, तो एक ही वैल्यू मिली तो हम क्या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल। समझ में आया? तो जो कंडीशन मैंने आपको समझाई है तीनों कंडीशन, अगर बाई चांस आप भूल जाते हो, एग्जाम टाइम पे याद नहीं आती हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करके हम बता सकते हैं इसके कितने हल हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करनी सिखा दी थी, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन बनाने का क्या मतलब है, जैसे कि अच्छा पहले अभी इसी टाइप के क्वेश्चन और कर लो, मतलब लैंग्वेज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये दिया होता है कि कितने हल हैं इक्वेशन के और पूछ लेगा आपसे। जैसे कि ये क्वेश्चन है,
नहीं ये नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रखा है समीकरण है y बराबर 7x माइनस 2, ये नहीं है। चलो यही है, पहले इसी देखो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। क्वेश्चन है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 7x माइनस 2, ये इक्वेशन है, और हमसे कहा गया है फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 7x माइनस 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से बताना ट्रू कौन सा है। उसने कहा इसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके 2 हल होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। मैंने आपको बताया था 2 सॉल्यूशन तो किसी कंडीशन में बनेंगे ही नहीं, तो इसको तो पहले ही हटा दो। इसका एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। आपको एक इक्वेशन लिखी हुई है, जब एक, मैंने आपको समझाया था, जब आपके पास एक ही इक्वेशन है तो और वेरिएबल कितने हैं, 2, भाई एक x है और एक y है, 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन है केवल एक, तो ऐसी कंडीशन में आप x की और y की अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। x की वैल्यू रखोगे y की आएंगी, y की रखोगे x की आएंगी। तो ऐसी कंडीशन में x और y के कितने हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल। कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट, अनंत हल होंगे। बताइए भाई, जब एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वेरिएबल नहीं बता सकते, तो इसका मतलब अगर हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, x का कुछ मान रखेंगे, देख लो आप, यहाँ हम x की वैल्यू रखनी शुरू करें तो y की मिलेंगी, y की रखनी शुरू करें तो x की मिलेंगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, -2, और अगर हम y की वैल्यू 0 रख लें तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इधर जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7। किसको आप रखते चले जाओ, x की वैल्यू रखते चले जाओ, y की वैल्यू आती चली जाएंगी, y की रखो तो x की वैल्यू आती चली जाएंगी। तो ये कितनी कंडीशन बन रही है, इनफाइनाइट, अनंत। समझ आया, यूपी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था, इसे देख लो 1 मिनट। उसने कहा x का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता है तथा वही मान निम्नलिखित में से किस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो क्या करना है, जो इक्वेशन दी हुई है 10 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x माइनस 4, ये इक्वेशन दी हुई है हमें। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो इक्वेशन कितनी है हमारे पास, एक, और वेरिएबल कितना है, एक, मतलब एक्स वाई जेड एबीसी जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, चर होते हैं, चर और अचर, चर और अचर, ठीक है। तो चर तो होते हैं वेरिएबल, और ये होते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल जो भी हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड मानते हैं वो होते हैं चर यानी वेरिएबल। जो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी होते हैं नंबर्स, वो होते हैं अचर यानी कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स है, हमें पता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक ही तो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो हम मान बता सकते हैं कैसे, सॉल्व कर लो। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 8x माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25x माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। अब x वाले आप एक तरफ कर लो, है ना, आप 8x को भी उधर ले जाओ और 10x को भी उधर ले जाओ और 20 इधर ले आओ इसको, है ना। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, भाई 60 है लिख दिया हमने, और माइनस के 24 है लिख दिया हमने, और ये 20 और इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 20 इधर आया तो प्लस का हो गया, उधर कितना था 25x था, और इधर से 10x गया प्लस का तो उधर से हो जाएगा माइनस का 10x, और इधर से प्लस का 8x उधर जाएगा तो माइनस के 8x। ये बताओ, ये लाइन समझ आई नहीं आई। चलिए अब सॉल्व करें, अगर हम 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80, या ऐसा करो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो तो -4 बचेगा, और 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 56 यानी 56 इज इक्वल टू, भाई 18 हुआ, 15 25 माइनस 18 कितना हुआ, 7,
और अगर हम सॉल्व कर लें 7 अट्ठे 56, तो x की वैल्यू कितनी आई यहां से 8। तो हमसे ये कहा गया था कि x का एक ऐसी वैल्यू पता करो जो इसे संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब है कि LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं, इसको संतुष्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही कंडीशन हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में x का मान 8 रखें और LHS और RHS दोनों अगर बराबर आ जाएंगी तो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताओ, आपको समझ आई? हमसे कहा गया था x का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब है कि LH अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, अगर जैसे x का मान 8 आया, x का मान 8 हम यहाँ रख दें, तो जो वैल्यू LHS की आएगी राइट हैंड साइड की आएगी वही लेफ्ट हैंड साइड की आएगी, है ना। जो RHS की आएगी, जो LHS की आएगी वही RHS की आएगी। तो फिर हमसे कहा तो वही मान, जो भी x का मान इसको सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू निम्न में से किसको सेटिस्फाई करेगी, 4 ऑप्शन में से। चलिए हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन में से चारों वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। हो चलो अब हम लिखते हैं, जैसे मान लो x का मान है, पहली इक्वेशन में लिखते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा यहीं पे करना शुरू कर दें, है ना, अगर x का मान 8 रख लें तो 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, और 3 पंजे 15, तो ये तो हुआ इधर 15 बराबर। अब x का मान जब 8 रखेंगे तो 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, 5 दूनी 10 और 10 5 15, ये तो सही आ गई, तो एक ही आंसर आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये तो कितना आएगा 15, अभी हमने सॉल्व किया था 15 आया था, और 8 प्लस 5 13 नहीं हो सकता। यहां सॉल्व करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 24 माइनस 5 कितना हुआ 19, और 19 दिया 57, इधर आया 57। इधर देखते हैं क्या आएगा, भाई 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये तो इक्वल नहीं है, छोड़ दो, ये भी गलत हो गया, है ना। 8 और 3 11, 11 दूनी 22, इसको देखते हैं कितना आएगा, 8 माइनस 5 3, 3 पंजे 15, 15 4 19, ये भी इक्वल नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा है, बी ऑप्शन। बताइए, सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, कहां पर, सीटेट 2019। समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए ये है, देखो यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक, हमसे कहा गया है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। ठीक है, का अद्वितीय हल होगा, कैसा, यूनिक सॉल्यूशन। और मैंने आपको पढ़ाया था यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के। ये तो बताया था मैंने आपको कि जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये बराबर ना हो तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। चलिए अब करते हैं a1 अपॉन a2। अगर मैं यहाँ a1 चेक करूं तो a1 कितना होगा, यहाँ 1 ही तो होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3, और ये माइनस के और ये प्लस 2, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। देखो, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, तो वो लिख दिया, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस के। ठीक है, जो के है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस के 2/3 के। तो अब इधर माइनस ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के इज नॉट इक्वल टू माइनस के 2/3। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी के जो है वो 2/3 के इक्वल नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बताइए समझ आया? अगर के को हम 2/3 के इक्वल ना रखें तो जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन आएगी, उसका केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट,
देखो ये है, यदि 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, 4x माइनस के 3y इक्वल टू 9, और हाँ यदि 4x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 9 है, जहां पर हमें x की वैल्यू पता है कितनी है 6, x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें वैल्यू बतानी है y की कि y का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है। तो y का मान निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 6। तो जब x की जगह 6 लिखेंगे तो यहाँ 4 इंटू 6 हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 4 6 24 माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। तो या तो आप ऐसा करो 3y को उधर ले जाओ तो 9 को इधर ले आओ, तो 9 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 3y माइनस का था दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा 15 बराबर 3y, और अगर हम y से 3 से भाग कर दें तो 3 पंजे 15, तो y की वैल्यू कितनी आई 5। यही हमसे पूछा है कि y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या होगा सी ऑप्शन यानी 5। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। x की वैल्यू दे रखी होगी तो y की पूछ लेगा, y की दे रखी होगी तो x की पूछ लेगा। ये तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि जब मैंने आपको कल क्वेश्चंस कराए थे इसके इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी, तो मैंने x और y दोनों की वैल्यू निकालनी सिखाई थी। तो उसमें क्या हुआ था, एक बार हमने x की वैल्यू निकाल दी तो x की वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल दी थी, या y की वैल्यू निकाली है तो वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल दी थी। ये तो किया था, तो वैल्यू पुट ही तो किया, यहाँ x की जगह 6 सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट नेक्स्ट है के किस मान के लिए इनके अनंत हल होंगे। अभी अभी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं। हमसे कहा 4x प्लस के 12y प्लस 36 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस के ky प्लस के 45 इक्वल टू 0। अब हमसे कहा इनके अनंत हल होंगे। अब मैंने आपको समझाया था अनंत हल होने का मतलब है कि वहां पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होना चाहिए, तभी तो अनंत हल होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन k इज इक्वल टू 36 अपॉन 45 ये होना चाहिए। ठीक है, तो चाहो तो आप इन दोनों को ले लो, बस यहीं से आपका k का मान आ जाएगा। चाहो तो इन दोनों को ले लो, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है चलिए देखते हैं, अगर हम बराबर करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 एकन 4 और 4 तिया 12, तो यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगी, तो k बराबर कितना आ जाएगा 15। और हमसे क्या पूछा है, k की वैल्यू तो पूछी है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑप्शन ए यानी 15। ठीक है, और अगर बाई चांस आप इन दोनों को लेते हो यानी 12 बटे k बराबर 36 बटे 45, अगर आप इन दोनों को लेते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 12 एकन 12 और 12 तिया 36, फिर 3 एकन 3 और 3 से 15, तो हमारे पास 1 अपॉन k इज इक्वल टू है 1 अपॉन 15। जब k को ऊपर ले जाएंगे तो 15 को भी ऊपर ले जाएंगे, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो आप इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, वैल्यू तो सेम ही आएगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट देखो, यह है 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपए है तथा 5 कुर्सी और 2 मेजों का कुल मूल्य 1750 है, तो एक मेज का मूल्य बताना है ना। द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 3 टेबल्स इज 2100 एंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर एंड 2 टेबल्स इज 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें इक्वेशन बना के करना है ना। अब हम क्या करेंगे, दो चीजों की बात चल रही है, एक तो कुर्सी और एक मेज, यानी एक तो टेबल और एक चेयर, दो चीजों की बात चल रही है। तो उसने कहा 4 चेयर हैं और 3 टेबल हैं, वो कितने रुपए की हैं 2100 रुपए की हैं। तो हमने ऐसा करा, जो चेयर है
जो हमने मान लिया एक जो कुर्सी है, एक कुर्सी का जो रेट मान लिया हमने वो x रुपए मान लिया कि एक चेयर जो है, एक कुर्सी जो है वो x रुपए की है। ठीक है, चलिए फिर हम दूसरी वैल्यू मानते हैं कुछ, तो बाकी क्या बची, एक टेबल बची है ना, एक मेज बची। तो एक मेज की कीमत हमने मान ली, एक मेज की कीमत y रुपए है। अब यहां से इक्वेशन बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। उसने कहा 4 चेयर हैं, तो एक चेयर x रुपए की है, तो 4 चेयर कितने रुपए की होगी, 4x की। और 3 टेबल हैं, एक टेबल y रुपए की है, तो 3 टेबल कितने रुपए की होगी, 3y की होगी। इनका जो टोटल प्राइस है वो 2100 रुपए है, तो प्लस करके बराबर रख देंगे 2100 के। ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर कहा उसने और 5 चेयर यानी 5 कुर्सी हैं, एक कुर्सी x रुपए की है, तो 5 कुर्सी कितने की होगी, 5x की। ठीक, और 2 टेबल हैं, एक टेबल y रुपए की है, तो 2 टेबल कितने रुपए की होगी, 2y रुपए की। इनका जो टोटल प्राइस है वो कितना है, 1750 रुपए है, 1750। ये इक्वेशन आ गई 2। ये बताओ ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब इनको सॉल्व करना है और फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, यानी एक टेबल की कीमत पूछी है, एक मेज की, तो एक मेज की कीमत यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू अगर हम हटा दें तभी तो y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू को हटा देते हैं, तो x की वैल्यू हटाने का मतलब है कि इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है इस वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। इसके कोफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई करो, इसके कोफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई करो। देखो इक्वेशन क्या बनती है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20x प्लस 5 तिया 15y बराबर 21 पंजे 105 ये जाएगा। ठीक, 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो 4 पंजे 20x प्लस 4 दूनी 8y इज इक्वल टू 1750 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 17 चौका 68 और 2 70, 7000 आ जाएगा। देखो 0 0 4 7 28 2 30 4 1 4 3 7। अब क्योंकि जब हमें x हटाना है यहाँ दोनों जगह प्लस है, तो अपोजिट साइन करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। 15y में से 8y घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7y बराबर 10,500 में से 7,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3,500 है ना, और भाग करेंगे 7 पंजे 35। तो y की जो कीमत आई, y बराबर कितना आया, 500। और y क्या था, तो y थी एक टेबल की कीमत, y क्या थी, एक मेज की कीमत। y का मान बताना था, तो कितने रुपए हो गया, 500 रुपए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बताइए इक्वेशन किस तरह बनाएंगे हम, है ना, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करना तो आपको आता है, इक्वेशन बनाना आपको मैंने सिखा दिया। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये है 21 पेंसिल और 9 कलम का मूल्य 276 रुपए है तथा 6 पेंसिल और 3 कलम का मूल्य 84 रुपए है, तो 2 पेंसिल का मूल्य बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप घर से करके लाएंगे, होमवर्क के लिए है, और इसका जो आंसर है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए ये जो टॉपिक था हमारा युगपत समीकरण, ये कंप्लीट हो गया। कल हम थोड़ा सा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। किस पर, द्विघात समीकरण। तो थोड़ा सा पढ़ के आना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कल हमारा टॉपिक द्विघात समीकरण रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थोड़ा पढ़ के आएंगे, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपको जीरो से मैं समझाऊंगा सारी चीजें। ओके, चलिए थैंक यू क्लास।